that is constituents of Indian financial system. Clear? So we have a 5 constituent, matlab types of the parts of the financial market. Yeah, financial system. Number 1, financial market. Then number 2, we have financial institutions. We will learn in details in next few slides. Then we have financial instruments. After financial instrument, we have financial assets, and last, fifth one, financial services. So total we have a 5 constituent, or you can say the 5 parts which is actively participate in the financial system. Number 1, financial market. Number 2, financial institution. Number 3, financial instruments. Number 4, financial asset, and number 5, financial services. Let's discuss one by one. Now I'm starting with the financial market. So what is a financial market? A marketplace where buying and selling of financial claim take place is called financial market. What do you mean the financial claim? Here financial claim means what? Financial claim over here. It's written over here. It's a financial claim. So financial claim means there are different securities are available in the market by which we can generate, the companies can raise the fund. ठीक है. सो उसमें क्या हो सकता है, लाइक शेयर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, डेरिवेटिव हो सकते हैं, कमोडिटी मार्केट में लाइक गोल्ड हो सकता है, एनीथिंग. सो फाइनेंशियल क्लेम को सेटल करने के लिए जो प्लेस होता है उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट. ठीक है. अगर फाइनेंशियल क्लेम को हम सिंपल बोले तो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज. इन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एग्जांपल मैंने अभी बताया, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स. ठीक है. And this market is further classified in a primary market and secondary market. So what do you mean by the primary market and secondary market? So primary market वो market होता है जहां securities first time introduce होती है. Means what? जैसे रिलायंस कंपनी को अपना शेयर इशू करना है, फर्स्ट टाइम इशू कर रही है, तो क्या करेगा? आपको डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के पास आईपीओ बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम उसको? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर. क्या कहते हैं उसको? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर. सो जो आईपीओ इशू होता है जिस जगह, उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट. द वर्ड इटसेल्फ से प्राइमरी मार्केट. तो इनिश में क्या होता है? इन शॉर्ट अगर सिंपल वर्ड में समझे तो यहाँ पे कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में कोई नहीं होता. कंपनी डायरेक्टली अपने शेयर इन्वेस्टर को सेल आउट कर देती है. ठीक है. तो दैट्स कॉल्ड प्राइमरी मार्केट. और कंपनी कैसे सेल आउट करती है? बाय वे ऑफ आईपीओ. आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर. आई एम रिपीटिंग अगेन. आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफर. ये कहां पे इंट्रोड्यूस होता है? प्राइमरी मार्केट. ऑलवेज इन द प्राइमरी मार्केट. नाउ we are talking about the secondary market. Secondary market means what? The market where the existing securities are traded between the investors. मतलब सिक्योरिटीज मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है, बस उनका खरीदना बेचना अगेन एंड अगेन होता है. लाइक योर स्टॉक एक्सचेंज, लाइक एनएससी. ठीक है. एनएससी या बीएससी, इंडिया में बात करें तो हमारे पास 2 स्टॉक एक्सचेंज है. एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. तो यहाँ पे क्या होता है? जो शेयर ऑलरेडी इश्यू कर चुकी है कंपनी, अब वो मार्केट में है, जो एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर के पास जा रहा है. देखो मैंने इसको डायग्राम के थ्रू भी समझाने की कोशिश की. देखो प्राइमरी मार्केट में क्या है? कंपनी और डायरेक्ट इन्वेस्टर से, उसमें से शेयर खरीदे और पैसा जा रहा है. इन्वेस्टर ने शेयर खरीद लिए, उसके बदले में उसने मनी ट्रांसफर कर दी. ठीक है. अब सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? कंपनी का कोई रोल होता है. कंपनी का, there is no role of company in between the transaction. There is only transaction between the investors with the investors. ठीक है. शेयर्स और मनी का एक्सचेंज किसके पास होता है? इन्वेस्टर से इन्वेस्टर के थ्रू. देयर इज नो रोल ऑफ द कंपनी. दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट. और प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन विद द कंपनी विद द इन्वेस्टर्स फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स. ठीक है. सो पार्टिसिपेंट इन दिस मार्केट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो इसमें पार्टिसिपेंट कौन होता है? पार्टिसिपेंट मींस जो ये बंदा है जिसको मैंने इन्वेस्टर दिखा रखा है, दैट पर्सन कैन बी अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एजेंट्स, brokers, dealers, borrowers, lenders, savers, and other who are interlinked by the laws, contract, and communications network in this country. So, so this is the definition of financial market. So, any doubt in financial market?
Yes, dear. Any doubt in financial market? Ritik, Roja. Hello, Ritik. Hello, Ritik. Hello. Are you there, Ritik? Yes, yes, yes. So you understand financial market? Hello. Can we move on? Yes. NSE. NSE means National Stock Exchange. BSE means Bombay Stock Exchange. These are the stock exchange which is come under the SEBI. SEBI की regulation. SEBI. 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 तो हमारा SEBI भी है. SEBI means what? SEBI. ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है. ये इनको कंट्रोल करती है. ठीक है. SEBI. SEBI means stock exchange. S for stock, E for exchange, B for board, I for of India. Stock Exchange Board of India. That's the SEBI. सो सेबी इनको कंट्रोल करती है. टाइम टू टाइम रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्रॉपर गाइडलाइंस देती है फॉर द सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टर्स. ठीक है. लाइक आरबीआई रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है फॉर बैंक्स. सिमिलरली नेशनल स्टॉक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेबी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है. ठीक है. सो दैट्स द फाइनेंशियल मार्केट. सेकेंड constituent we have a financial institutions. So what does it mean financial institutions? Financial institute nothing but it also is a participants in a फाइनेंशियल सिस्टम. ये पार्टिसिपेंट होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, लाइक सेकेंडरी मार्केट के अंदर. सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर डेफिनेशन समझे तो क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्ट एज अ मोबिलाइजर एंड डिपॉजिट ऑफ सेविंग. मोबिलाइजर हियर मींस द मूवमेंट ऑफ द फंड. सो दे आर एक्टिंग एज अ मोबिलाइजर्स. मोबिलाइजर मतलब ये इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन द कंपनी और इन्वेस्टर, बिटवीन द मार्केट और इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटर्स ऑफ सेविंग. जो बंदा पैसा सेव करके डिपॉजिट करना चाहता है, सो दीज दे आर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक. सो दे आर आल्सो कॉल्ड डिपॉजिटर्स. They also provide the various financial services to the society. Yes, financial institutions are divided in two categories. Yes, financial institution क्या होते हैं? First thing, they are the mobilizer of the funds, and the second, the depositors of the saving. So on the basis of functions, the financial institution are divided in two categories. Number one, banking financial institution. Banking financial institution means what? Those who are provided or are busy in the business of services creating deposit or credit, and also in the business of lending money. In simple word में बोले तो क्या बोले? Accepting money, accepting money from public, accepting money from public, and lending money to them. तो ये बैंक की डेफिनेशन है. lending money to them. Okay, so these are called banking financial institution. अब इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास? लाइक कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, like State Bank of India, Punjab National Bank, ICICI Bank, HDFC Bank. They all are come under banking financial institution because their main business is this: accepting money from the public, like deposits, and the lending money to them. पैसा लेते हैं, डिपॉजिट करते हैं, सेविंग्स को कन्वर्ट करते हैं उनके डिपॉजिट्स में, एंड दे यूज दैट मनी टू प्रोवाइड द लोन टू द डिफरेंट द यूजर्स और वी कैन गेट द अकाउंट होल्डर्स. ठीक है. तो जो बैंकिंग मेन फंक्शन में होता है उनको बोलते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ठीक है. देन वी हैव अ सेकंड कैटेगरी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. नोट डाउन हुआ ये? आगे बढ़ूं? सर एक मिनट नोट डाउन थोड़ा. हाँ, नोट डाउन कर लो. मैं उसके बाद है ना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिखाता हूँ.
हाँ सर, हो गया। डन। हाँ सर। ओके, सेकेंड कैटेगरी वी हैव नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनको हम एनएफबी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनबीएफ। NBF, non-banking financial institution. So these are institutions are providing services like mutual fund, merchant banking, hire purchase and leasing. These are the institutions can accept deposit like bank but cannot lend the money out of their resources. ये बैंक की तरह वर्क करते हैं, बट एक डिफरेंस होता है, ये पब्लिक से डिपॉजिट तो एक्सेप्ट कर सकते हैं बट दे कैन नॉट कन्वर्ट दैट डिपॉजिट टू प्रोवाइड द लोन. तो क्या बोला, बट कैन लैंड द मनी out of their resources but cannot lend the money, cannot यहाँ पे cannot lend the money out of their resources. Example, LIC, Unit Trust of India, Industrial Development Bank of India, NBF include investment trust, nidhis, mutual fund, merchant bankers, hire purchases and leasing companies. अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो बैंक की तरह वर्क नहीं करते हैं बट कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक LIC प्रीमियम कलेक्ट करती है फ्रॉम द पब्लिक एंड दैट फंड कैन बी यूटिलाइज टू प्रोवाइड द लोन, इसलिए क्या बोला, बट कैन लेंड द मनी आउट ऑफ देयर रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज के थ्रू दे सकते हैं. ठीक है. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, NBF नॉन बैंकिंग फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, निधिज मतलब होते हैं चिट फंड्स, वो म्यूचुअल फंड्स, मर्चेंट बैंकर्स, हायर परचेजर एंड लीजिंग कंपनी. दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. इनका मेन काम क्या होता है, पैसा डिपॉजिट करना था पब्लिक से बट वो डायरेक्ट लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते आउट ऑफ दिस यूजिंग दैट डिपॉजिट्स. एनी डाउट? नो सर, नो. Okay. So third we have financial instruments. Instruments over here the securities. ठीक है. जैसे अगर हम ग्रोसरी स्टोर में जाएं तो ग्रोसरी स्टोर में हमें क्या मिलेगा, ग्रोसरी वाले आइटम मिलेंगे. ये सुनो, लाइक wheat, rice. ये सुनो, all the item will be available in grocery market. Similarly, if you want to purchase anything from the financial market, then there will be a financial securities. Instrument means securities. Securities can be in a form of shares, in the form of debentures, in the form of bond, anything. So like this, the financial system deals in the financial services and claims which are known as financial instrument or financial assets or securities. तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कितने नाम हो गए, फाइनेंशियल एसेट भी कह सकते हैं या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी कह सकते हैं. क्लियर है. एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर आल्सो क्लासिफाइड एज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट. तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स आर इशूड बाय अल्टीमेट इन्वेस्टर डायरेक्टली टू द सेवर्स मतलब इन्वेस्टर्स, एज इन केस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर, डिबेंचर एंड बॉन्ड. इसका हमने एग्जांपल दिया था पहले में जब मैंने कहा था प्राइमरी मार्केट. सो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो डायरेक्टली अल्टीमेट इन्वेस्टर मतलब डायरेक्टली इन्वेस्टर के पास जाता है. जैसे मैंने एग्जांपल लिया था रिलायंस का, तो रिलायंस कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, तो जब वो डायरेक्टली इशू करती है पब्लिक को विदाउट एनी एक्सचेंज, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में आए बगैर डायरेक्टली इन्वेस्टर को इशू कर देती है थ्रू IPO, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट. क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट. द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन ट्रांसफरेबिलिटी. इसको हम कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, मतलब उसको बाइफिकेट कैसे करते हैं कि कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसा है. तो उसके कुछ नेचर है, लाइक ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफर करने के लिए क्या क्लॉज है, लिक्विडिटी, कितने दिन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, लिक्विडिटी, मार्केटेबिलिटी, इजीली हम सेल आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वेदर देयर इज अ प्रॉपर मार्केट इज अवेलेबल और नॉट फॉर द सेलिंग और परचेज. देन ट्रांजैक्शन कॉस्ट, रिस्क, वो सिक्योरिटी पे रिस्क कितना इन्वॉल्व है, मैच्योरिटी टाइम क्या है. So all the things, these criteria is important. So characteristics क्या है, transferability, liquidity, marketability, transaction cost, risk of default, maturity and the tax exemption etc. So ये इन बेस पे हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को क्या कर सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं. लाइक ट्रांसफरेबिलिटी में अगर हम देखें, हम इजीली किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, लाइक शेयर्स. यस, वी कैन इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. लेकिन अगर मैं बोलूं मैंने अपना पैसा FD में, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है अपना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट FD,
पैसा इन्वेस्ट करने की कई फॉर्म होते हैं। शेयर में इशू आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, एफडीज में लगा सकते हो, बॉन्ड्स खरीद सकते हो, डिवेंचर्स खरीद सकते हो, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स खरीद सकते हो। यस और नो? सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शन। तो उस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो क्या? उस इंस्ट्रूमेंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेज सकते हो क्या? लाइक शेयर्स को, अगर मिस्टर एक्स ने शेयर खरीदा तो मिस्टर वाई को ट्रांसफर कर सकता है इजीली। बट अगर तुम्हारे पास तुम्हारे नाम की एफडी है, तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते, एफडी को इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। सिमिलरली लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? वेदर सिक्योरिटीज कैन इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, ऐसा सिक्योरिटी जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो सकता है क्या? तो उसको बोलते हैं हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट। जैसे शेयर्स को, आप शेयर को जब चाहे तब आप शेयर को कन्वर्ट कर सकते हो, बट रिस्क बिग फैक्टर इन्वॉल्व रहता है। सपोज आज शेयर मार्केट गिरा हुआ और आपको पैसे की जरूरत है, तो आप कन्वर्ट तो कर सकते हो, बट एट लो प्राइस, जो आज करंट प्राइस है उसके हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो। देयर इज नो इश्यू अबाउट लिक्विडिटी, बट रिस्क फैक्टर है। फिर मार्केटेबिलिटी, मतलब हम उस शेयर को, जो सिक्योरिटीज हमने परचेज किया या जिस चीज में हमने इन्वेस्ट किया है, उसको इजीली हम कहीं और मार्केटेबल कर सकते हैं, मतलब परचेज और सेल कर सकते हैं क्या? ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होता है? अलग अलग सिक्योरिटीज का ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है, उसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं? लाइक अगर हम पैसा शेयर मार्केट में लगाएं, सो डेफिनेटली देयर इज अ रिस्क ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशन। मार्केट इज वॉलेटाइल, वॉलेटिलिटी मींस द मार्केट में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। एक ही शेयर दिन में कई बार चढ़ता और उतरता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक एक सेकंड में चढ़ता उतरता है। हम गारंटी नहीं दे सकते अभी सेकंड का जो प्राइस है वो नेक्स्ट अगले सेकंड में प्राइस सेम रहेगा, हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है गिर भी जाए, तो रिस्क फैक्टर इज इन्वॉल्व। तो सिमिलरली हर एक सिक्योरिटीज के साथ में रिस्क होता ही है। क्लियर है? अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, देन यू शुड गो फॉर एफडी, फाइनेंस क्या बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट। देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व इन द एफडीज, बट in return you will get a less return on investment, clear, compared to equity shares। ठीक है? then maturity, maturity मतलब क्या? कितने दिन बाद आपका इन्वेस्टमेंट परिपक्व हो जाएगा? परिपक्व होता है मतलब मैच्योर होकर आपको वापस मिल जाएगा। लाइक एफडी, एफडी मैंने 2 साल के लिए खोली, मैंने आज पैसा डाला और 2 साल के लिए टर्नओवर एक्सेप्ट कर लिया, तो 2 साल बाद मेरी एफडी क्या हो जाएगी? मैच्योर हो जाएगी। मैच्योर हो जाएगी मतलब क्या? जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया वो उसके साथ 2 साल का इंटरेस्ट मुझे साथ में मिल जाएगा, उसको बोलते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब द सिक्योरिटीज कैन बी कन्वर्टेड एट ऑन पर्टिकुलर ड्यू डेट, तो उसको बोलते हैं मैच्योर होना। देन वी हैव अ कैटेगरी कॉल्ड टैक्स एग्जेम्पशन। कुछ सिक्योरिटीज ऐसी होती है जो टैक्स बेनिफिट देने के लिए होती है, लाइक कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं, कुछ स्कीम्स होती है जहां पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो गवर्नमेंट आपसे थोड़ा टैक्स कम लेती है। लाइक इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन LICs, देन गवर्नमेंट गिव अ रिबेट अंडर सेक्शन 80C। 80C में आपको क्या करेगी? वो आपको टैक्स बेनिफिट दे देगी। 80C करके कैटेगरी होता है, जब आप रिटर्न फाइल करने जाओगे इनकम टैक्स में, तो 80C में आप इंश्योरेंस क्लेम दिखा सकते हो, लाइक म्यूचुअल फंड दिखा सकते हो। समझ में आया? तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लाइक ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं, कमर्शियल बिल है, ये एग्जांपल है आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के, पब्लिक डिपॉजिट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब इसकी एक कॉपी भी देख लेते हैं। देखो, चाहिए तो मोबाइल में आप जूम करके भी देख सकते हो, देयर इज नो इश्यू फॉर दैट, आप जूम करके देख सकते हो। ये देखो, प्रीमियम प्राइस बोनांजा, ये गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल है। ट्रेजरी बिल मतलब गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट इशू करती है विच इज वेरी सेफ एंड सिक्योर्ड एंड 100% गारंटेड रिटर्न, जो उस पे लिखा गया है वो रिटर्न आपको मिलेगा। सो दिस इज अ ट्रेजरी बिल, एक मेरे को ऑनलाइन मिल गया, तो दिस इज द सैंपल ऑफ ट्रेजरी बिल। सिमिलरली वी हैव बैंक ऑफ इंडिया का क्या है? शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट, ये क्या है? FD है। ठीक है? सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एनी डाउट डियर? एनी डाउट? सर ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट का जरा एक बार रिस्क बता दो ना जरा। ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रांसफर कॉस्ट नहीं, ट्रांजेक्शन हाँ कॉस्ट। सर। ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या है? अगर आप सिक्योरिटी को एक्सचेंज करते हो, लाइक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, तो पैसा लगाने के लिए अभी क्या होता है? सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली मूव होते हैं। सो फॉर दैट इफ यू वांट टू ट्रेड, इफ यू वांट टू परचेज द शेयर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज, देन यू नीड टू ओपन अ डीमेट अकाउंट। ठीक है? डीमेट अकाउंट ओपन करने में देन अगेन यू हैव टू पे द चार्जेस to depositories या those who are providing the services of demat account, like जो हमारे बैंक है सब डीमेट अकाउंट की फैसिलिटी देते हैं, बट एट सर्टेन कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट होती है उसकी।
सेकंड, जब आप ट्रेडिंग करते हो देयर विल बी चार्जेस, जो डीमैट अकाउंट ओपन किया वो ब्रोकरेज चार्जेस भी लेगा। उसके बाद उस पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी होता है गवर्नमेंट का। उसके बाद सेबी के कुछ चार्जेस भी होते हैं। सो ऑल दीज आर दी कम अंडर द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगर और सिंपल टर्म में हम सीखें, सपोज मेरे पास आज घर है, मैं बेचना चाहता हूँ उसको, तो मैं बेच सकता हूँ, बट बिफोर आई एम सेलिंग टू समवन आई नीड टू प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेलिंग। सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा मुझे, yes or no? Then for that, यस I need to pay some fees to the government। रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी सामने वाले को, और उसके साथ ही साथ मुझे टैक्स भी पे करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम सेलिंग द प्रॉपर्टी टू समवन ना, तो मुझे टैक्स पे करना पड़ता है। क्लियर? सो दीज आर द कमेंट द ट्रांजेक्शन कॉस्ट। जब मैं ये पे करूंगा तो मेरे रिटर्न में से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सपोज मैंने प्रॉपर्टी बेची 10 लाख की, और गवर्नमेंट का उस पर 1% टैक्स है, मतलब फीस है, तो मेरे को 10 लाख थोड़ी मिलेगा, 10 लाख में से 1% निकल जाएगा। ये सुनो, सो 10 लाख का 1% कितना आया, अराउंड 10,000 रुपीज। सो मेरा 10,000 कट के मेरे को कितना मिलेगा, 9,90,000 समथिंग ये मिलेगा, 10,000 कम मिलेगा। समझ में आया? सो दीज आर द हाँ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। सो ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी हम ध्यान में रखते हैं व्हाइल परचेजिंग द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर है? यस सर यस आगे बढ़े। यस सो नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल असेट्स। So financial assets are contracts that don't contain contingency। Contingency मतलब conditions, condition नहीं होते। That is irrespective of any condition, general financial claims having demonstrable value over which ownership right are enforced individually or collectively and from which economic benefit can be derived by using or holding them। अब इसको, इस definition को हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ के इसको समझते हैं। ओके, तो क्या बोला, फाइनेंशियल असेट्स आर कॉन्ट्रैक्ट दे डोंट कंटेन कंटीजेंसी। सो कंटीजेंसी का मीनिंग अगली लाइन में बता दिया, दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन। सो देयर शुड बी नो कंडीशन। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कोई कंडीशन नहीं होता है। सो जनरल फाइनेंशियल क्लेम्स हैविंग डेमोन्स्ट्रेबल वैल्यू। डेमोन्स्ट्रेबल वैल्यू मतलब हम उसको वैल्यू शो कर सकते हैं, ओवर विच ऑनरशिप राइट, जिसकी वजह से हमें राइट मिलता है। सपोज मेरे पास बिल्डिंग है, सो बिल्डिंग को मैं क्या करता हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ, और मेरे पास ऑनरशिप राइट है। आई कैन शो द प्रॉपर्टी पेपर टू समवन एंड आई कैन प्रूव दैट आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। क्लियर? yes or no? So right are enforced। enforced मतलब I can prove it कि I have this particular building। yes or no? Suppose I have a car, so I can also prove that this car belong to me because I have a purchase paper। yes or no? car paper I have on my own name। यस यस then ये ownership can be individually or collectively। आप किसी भी चीज के ऑनर सिंगल भी हो सकते हैं या जॉइंट आप ऑनरशिप ले सकते हो। सपोज मैंने घर अपने नाम पे नहीं लिया, मैंने अपना घर अपने मम्मी को भी साथ में ले लिया, अपने पापा को भी साथ में ले लिया, मतलब वी कैन बिकम ए कलेक्टिव ओनर ऑफ पर्टिकुलर हाउस और ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फॉर्म विच इकोनॉमिक बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड। इकोनॉमिक बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड बाय यूजिंग और होल्डिंग देम। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब यहाँ से क्या है, रिटर्न से है। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब यहाँ पे किससे है, रिटर्न से। बिकॉज इन्वेस्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिटर्न है कि नहीं? मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिटर्न होता है। ये सुनो, हाँ क्यों सर हाँ इन्वेस्टमेंट, सर हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, बिकॉज वी कुछ वांट अ रिटर्न गुड में रिटर्न। मिलने के लिए yes, we want a good return। return can be in form of cash or in kind। yes or no? so economic benefit means return। और ये रिटर्न कैसे मिल सकता है, by using them or by holding them। suppose I have a machinery। yes or no? I have a machinery, so it's a financial asset, no doubt, because it's come under this definition। so by using this machinery I am getting return। return क्या मिल रहा है मुझे, in form of production। the machinery helping me to produce any particular thing। yes or no? so machine को use करके मैं return क्या ले, किस फॉर्म में ले रहा हूँ, in a form of production। clear? similarly suppose you have a क्या कर सकते हैं, टाटा के शेयर है। क्या आपके पास टाटा के शेयर हैं, तो आपने उनको होल्ड करके रखा, आज खरीद लिया और आपने होल्ड किया सपोज 5 इयर्स। तो 5 साल बाद में क्या होगा, शेयर हमेशा ऊपर होंगे। सो जो डिफरेंस होगा आपके बाइंग और सेलिंग के अंदर, दैट वुड बी योर रिटर्न। यस और नो? दैट वुड बी योर रिटर्न।
Yes, sir. So any doubt in financial asset definition? So we can move on the example of financial asset. Note it down. Yes, yes. Okay. So next we have like this financial asset classes में क्या आ सकता है? देखो, सबसे पहला हमारा क्या है? इक्विटी आ गया. सबसे पहले क्या आ गया? इक्विटी शेयर्स. ठीक है. Fixed income securities. Anyone, can you give me the example of fixed income securities? Anyone? What do you mean by fixed income securities? Yes, Roja, Ritik. What do you mean by fixed income securities? सर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहते हैं ना, उनका उनका जो डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड रहता है फिक्स रहता है, इसलिए उसका कुछ रिस्क नहीं रहता. Very good. You are given a one example. But what do you mean by fixed income securities? You are given the example. I am asking about what do you mean by fixed income securities? सर जितना आपको इनकम को इसमें लिखा हुआ है शेयर सर्टिफिकेट में उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं मिलेगा. इन शॉर्ट अगर हम उसको सिंपल वर्ड में समझे तो हम बोल सकते हैं 100% गारंटीड रिटर्न. फिक्स इनकम सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? Those securities which providing 100% guaranteed return, like as you said preference shares. Preference shareholder को हम क्या कहते हैं? गारंटी दे देते हैं कि that much rate of return you will get in every year. Yes or no? In a form of dividend. ठीक है. एक और एग्जांपल है मेरे पास सबसे सिंपल, एफडी, फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट आप अगर किसी बैंक में डाल देते हो, अगर बैंक ने बोला आई एम प्रोवाइडिंग 6% रेट ऑफ रिटर्न ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको पता है कि मुझे एवरी ईयर आई विल गेट एटलीस्ट मिनिमम 6% मेरा गारंटीड है, कहीं नहीं जाएगा. 6% मुझे इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर मिल जाएगा. ये सुनो, तो उनको बोलते हैं फिक्स इनकम सिक्योरिटीज. ठीक है. ठीक है. वैसे हमारा क्या होता है? डिबेंचर्स. डिबेंचर्स में क्या होता है? हम आगे लिखते हैं ना 9% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स. व्हाट इज मीनिंग दिस? मींस क्या आता है? उसके आगे जो डिनोमिनेशन यूज कर रहे हैं 8%, 9%, 12%, मतलब उसमें गारंटीड उतना रिटर्न इंटरेस्ट फॉर्म में कंपनी को पे करना पड़ेगा. समझ में आया? और 9%, 10%, 12% का मतलब कि उस डिबेंचर्स की कैटेगरी क्या है? 9% वाली. मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी विल गिव यू इंटरेस्ट at the rate of 9%, at the rate of 10%, at the rate of 12%. That's called fixed income securities. Okay. Then we have a next category called cash and cash equivalents. Cash and cash equivalent means ऐसे एसेट जो कैश की तरह ही काम करते हैं, मतलब हाईली लिक्विड. क्या होता है? हाईली लिक्विड. आप जब चाहो उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. दैट्स व्हाई दैट्स कॉल्ड कैश इक्विवेलेंट. कोई एग्जांपल दे सकता है कैश इक्विवेलेंट्स का, जिसको हम जब चाहे तब कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? गोल्ड. यस, वेरी गुड एग्जांपल. गोल्ड. आप जब चाहें उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. आप क्या गोल्ड में कोई ज्वेलरी हो सकती है, ऑर्नामेंट हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है. सो दैट इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश. रियल एस्टेट तो आपको पता ही है, ऐसा जो फिजिकल स्ट्रक्चर आपके पास खड़ा है और आप उसके ऑनर हो, दैट्स रियल एस्टेट एसेट्स हो गए आपके. लाइक हाउस हो गया, ऑफिस हो गया, बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया, एनीथिंग. क्लियर है? देन वी हैव अ डेरिवेटिव्स. ठीक है. सो डेरिवेटिव को हम जब चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे तो हम डिटेल में जाएंगे. सो डेरिवेटिव इज आल्सो अ क्लास जिसमें हम रिस्क को क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं. ठीक है. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ असेट क्लास. एनी डाउट? Yes, Ritik. Any No, doubt? sir. No, 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 no. Can we move ahead? Yes, sir. Then we have a financial services. So financial services is a term used to refer to the service provider by the finance market. So financial services is also the term used to describe organization that deals with the management of money. Important क्या है? Deals with the management of money. Just a minute. So क्या है? Deals with the financial management of money. Examples आर द बैंक्स. एग्जाम्पल क्या हमारे पास? बैंक है, इन्वेस्टमेंट है, बैंक है, इंश्योरेंस है,
इंश्योरेंस कंपनीज है, क्रेडिट एंड कंपनी कार्ड कंपनीज है, स्टॉक ब्रोकरेज है, हायर परचेजेस है, लीजिंग डिपॉजिट है, मर्चेंट बैंकिंग है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, कंसल्टेंसी है और डिस्काउंटिंग अंडर राइटिंग है. सो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज टर्म यूज टू रेफर टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंस मार्केट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है? इज आल्सो टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशंस दैट डील विद द मैनेजमेंट ऑफ मनी, जो पैसों को मैनेज करने में हेल्प करती है. फॉर एग्जांपल बैंक. सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं, बैंक से स्टार्ट करता हूं. सो बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. आर यू एग्री विथ मी? यस और नो? सो बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बैंक? is to accepting the deposit from the public and lending money to the public. Side by side, bank also provide the various services to their customers. Like bank also provide what we call help, provide help in the form of investment advices. बैंक के पास आप जाओगे तो उनके पास एक फाइनेंशियल एडवाइजर रहता है. They will charge something and they also guide you to make a investment, help you to make investment. आपको different investment option वो समझाएंगे, so where your money can be safe and you will get a highest return. So bank is providing same investment. बैंक भी वही काम करता है, आपको different investment opportunities के बारे में explain करता है with the rate of return and everything about the investment. Insurance companies. इंश्योरेंस कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम यू इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम एंड दे गिव द अश्योरिटी अबाउट द योर लॉस which you have insured. Like if you have taken a fire insurance, the company is giving the assurity about the any loss which is due to occur fire. अगर फायर की वजह से कोई लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी विल गिव सेटल योर क्लेम. Suppose you have taken the life insurance policy. So life insurance policy means you have recovered the risk of your death. आपने अपने डेथ का रिस्क कवर कर लिया कि if something happened with you and you want to secure your life of the families, then what you will do? You are taking the life insurance policy. तो अगर आपको कुछ हो जाता है, लाइक डेथ हो जाती है, तो कंपनी क्या कर देती है? आपको आपकी फैमिली को सम दे देती है. जो भी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी जितने का लिया है वो सम अश्योर्ड वो आपकी फैमिली को दे देती है. सिमिलरली क्रेडिट कार्ड कंपनीज, आपको पता है बहुत सारे क्रेडिट कार्ड कंपनीज मार्केट में होती है जो हमें क्रेडिट कार्ड अवेल कर. इट्स काइंड ऑफ लोन फैसिलिटी इन अ फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड, जिसमें एक प्री अप्रूव्ड लिमिट होती है. एक कार्ड दे देते रहते हैं लाइक एटीएम की तरह, और उस कार्ड की एक लिमिट होती है अप टू सर्टेन लिमिट. बाय चेकिंग योर बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, हर क्रेडिट कार्ड कंपनी क्या करती है? आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक करके एक आपको लिमिट प्रोवाइड कर देती है. ठीक है, सपोज यू आर अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ, तो कंपनी क्या करेगी? उसको पता है कि 1 लाख रुपए आप आराम से कमा रहे हो, तो आपको अराउंड 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड इशू कर देगी. उनको पता है कि यू कैन इजीली मैनेज टू पे दी क्रेडिट कार्ड बिल्स. ठीक है, तो उस 1 लाख तक ही आप कार्ड को यूज कर सकते हैं, बियॉन्ड 1 लाख आप उस कार्ड को यूज नहीं कर सकते. सो दिस इज ऑल्सो सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विस. देन स्टॉक ब्रोकरेज. स्टॉक ब्रोकरेज में मैंने जैसे बोला था, दोज कंपनीज हु हेल्प यू टू ओपन ए डीमेट अकाउंट. डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट सुना कभी? डीमेट अकाउंट यस सर. क्या होता है? डीमेट अकाउंट जब शेयर में इन्वेस्ट करना होता है तभी अकाउंट खोलना पड़ता है पर्टिकुलर, हाँ, अलग से. that I have explained today, but what do you mean by demat account? What do you mean by demat account? Demat account nothing but like if you want to deposit your money in a bank, what do you require first? Yes Ritik, what do you require first? अगर आपको बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. Yes, first of all you have to open an account, whether saving account or current account, that you need to open it. Similarly, if you want to trade in a business in today's 21st century's world, that time you need to open a demat account. Demat account मतलब डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट. डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? आज से 20-25 साल पहले क्या होता है? जब आप शेयर इश्यू करते थे तो आपको फिजिकली शेयर मिलते थे. फिजिकली मींस पीस ऑफ पेपर में आपको एक पेपर मिलता था. जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया ना ट्रेजरी बिल वाला, वैसे एक डॉक्यूमेंट कंपनी आपको इशू कर देती. उस डॉक्यूमेंट पे लिखा रहता है सो मच सो शेयर यू आर होल्डिंग एट द रेट ऑफ दिस फेस वैल्यू ये एंड सच इंफॉर्मेशन इज रिटन ओवर दैट ऑन दैट पेपर. तो उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल आपके पास पोजीशन होता था. नाउ ऑल एवरीथिंग इज गॉन इन इलेक्ट्रॉनिकली. तो आपको शेयर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलते हैं. तो वो कहाँ मिलेंगे?
वो उस डीमेट अकाउंट में शो करेंगे जो आप किसी स्टॉक ब्रोकरेज के अंडर खुलवाओगे, ठीक है। तो आपके शेयर इस डीमेट अकाउंट में शो करेंगे विद द नंबर्स लाइक 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 80 रुपीज लाइक दिस, ठीक है। उसके बदले में वो आपसे क्या चार्ज करेगा, ब्रोकरेज चार्ज कर सकता है, और एक डीपी चार्जेस करके होता है, डिपॉजिटरी चार्जेस। डीपी चार्ज मतलब डिपॉजिटरी, आपके शेयर्स को डीमेट अकाउंट में होल्ड करने का चार्जेस, डीपी चार्जेस। और ब्रोकरेज मतलब आपको खरीदने बेचने के बीच में जो चार्ज मारते हैं उसको बोलते हैं ब्रोकरेज चार्ज। डीपी चार्जेस मतलब वो जो शेयर्स को इस डीमेट अकाउंट में होल्ड करके रखने के लिए ब्रोकरेज कंपनी आपसे चार्ज लेती है। सो दैट्स द रेवेन्यू फॉर द स्टॉक ब्रोकर कंपनी, ब्रोकरेज कंपनी के लिए। ये ब्रोकरेज जो डीपी चार्जेस क्या होता है, स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी के लिए रेवेन्यू का काम करते हैं। गॉट इट? कैन वी मूव फर्दर? Yes, sir, yes. Okay. So next we have called hire purchase. अगला एग्जांपल हमारे पास क्या है, हायर परचेज। वर्ड सुना कभी बेटा, हायर परचेज क्या होता है? Sir, yes. नो। सो हायर परचेज क्या होता है? हायर परचेज, सपोज यू वांट टू बाय अ कार, आप कार लेना चाहते हो बट यू डोंट हैव अ मनी, बिकॉज यू डोंट हैव अ मनी। तो आप क्या कर सकते हो, उस पर आपके पास ऑप्शन है, आप उसको हायर परचेज पे कर सकते हो। हायर परचेज मतलब आप एक छोटा सा डाउन पेमेंट देके आ जाओ उसको, ठीक है, डीलर को लेके आ जाओ और अपनी कार अपने पास लेके आ जाओ। आपने क्या किया, उसको हायर परचेज पे ले लिया। अब आपको क्या करना है, इंस्टॉलमेंट पे करना है। सो हायर परचेज में आपने क्या किया, उस कार को अपने पास लेके आ गए, ठीक है, बाय पेइंग द डाउन पेमेंट, डीपी। डीपी मींस डाउन पेमेंट। और बाकी बचे हुए पैसे का आपने क्या किया, इंस्टॉलमेंट दे दिया, बोला मैं इंस्टॉलमेंट दे दूंगा, ठीक है। इस इंस्टॉलमेंट में दो चीजें जुड़ी रहती है, एक उसका प्रिंसिपल अमाउंट, कार की एक्चुअल वैल्यू थी जो बाकी थी, और प्लस उस पे इंटरेस्ट, ये आपसे वो वसूलेगा इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो दिस फैसिलिटीज कम अंडर हायर परचेज सिस्टम। लीजिंग डिपॉजिट में क्या होता है, आपको लीज करते हैं, मतलब प्रॉपर्टी आपको किराए पर देना, दैट्स कॉल्ड लीजिंग। मर्चेंट बैंकिंग मतलब वो, और जो बैंकिंग मेन फंक्शन के अलावा अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दैट्स कॉल्ड मर्चेंट बैंकिंग। मतलब बैंक आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी दे रहा है, आपको क्रेडिट फैसिलिटी भी दे रहा है, आपको कमर्शियल पे क्या बोलते हैं, आपके बिहाफ पे किसी और को गारंटी भी दे सकता है आपकी। सेम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, कंसल्टिंग एंड डिस्काउंटिंग एंड अंडरराइटिंग। बाकी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं यहाँ पे एक चीज और एक्सप्लेन कर देता हूँ, डिस्काउंटिंग एंड अंडरराइटिंग। सो डिस्काउंटिंग एंड अंडरराइटिंग क्या होता है, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था 11 12th में, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? Yes, sir. तो बिल ऑफ एक्सचेंज में एक चीज आपने सीखी थी, सपोज यू हैव अ बिल, आपके पास एक बिल है, ठीक है, बट यू नीड मनी अर्जेंटली। सो व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे, उस बिल को बैंक को दे दोगे। क्या करोगे, उस बिल को बैंक को दे दोगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो बैंक क्या करेगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंट वो डिडक्ट करके बैलेंस अमाउंट आपको दे देगा। ये सुनो, सपोज 100 रुपीज का आपका बिल है, तो बैंक, सपोज बैंक का एक रूल होता है, सपोज ने 1% अपना डिडक्शन कर लिया और 99 रुपीज आपको रिटर्न कर दिया। सो द होल प्रोसेस कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। आपके 100 रुपये बिल का बैंक ने 1% डिडक्ट कर लिया एज अ डिस्काउंट, और रिमेनिंग अमाउंट इज हैंड ओवर टू यू, ठीक है, दैट्स कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो ये भी क्या हो गई, एक सर्विसेज हो गई, फाइनेंशियल सर्विस हुई ना बैंक की। जबकि बैंक का मेन काम क्या है, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड लेंडिंग मनी टू देम, उनका ये मेन फंक्शन है। उसके अलावा जो भी सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करती है, दैट्स कम अंडर फाइनेंशियल सर्विसेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, सो ये बैंक का मेन फंक्शन नहीं है, बट वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, सो दैट्स आल्सो कम अंडर फाइनेंशियल सर्विसेज। नाउ सेकेंड थिंग इज अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग में क्या होता है, सिंपल टर्म्स में समझे, सपोज you are a company and you want to issue your shares to the investors, but you don't know the process, or you want some person who can take a responsibility to share the issue on behalf of you.
मतलब कंपनी चाहती है कि मेरी जगह कोई और बंदा इस रोल को निभाए और मेरे शेयर को इशू कर दे, और साथ में एक गारंटी भी ले ले कि हाँ भाई मैं तेरा काम कर दूं, तेरे सारे शेयर मैं बिकवा दूंगा। तो उसको बोलते हैं अंडरराइटर्स। क्या बोलते हैं उसको? जो गारंटी लेता है उसको क्या बोलते हैं? अंडरराइटर्स। उनको क्या बोलते हैं? अंडरराइटर्स। सो अंडरराइटर वो पर्सन होता है जो फुल्ली अश्योरिटी देता है कंपनी को, हाँ भाई मैं तेरा शेयर इशू कर दूंगा मार्केट में, और मैं इशू करने के बाद आपको पैसा मैं रिवर्ट कर दूंगा, रिवर्ट बैक टू यू, और मेरा कुछ चार्जेस रहेगा। उसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। उसके बदले वो क्या लेता है? कमीशन लेता है, जिसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। ठीक है। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं अंडरराइटिंग। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय वेदर इट्स बैंक और मर्चेंट बैंकिंग और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जरूरी नहीं है कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी आए। जैसे अभी मैंने पढ़ा था ना, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी होते हैं और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होते हैं। सो दोनों में से कोई भी इस रोल को फुलफिल कर सकता है। यस। कोई डाउट ऋतिक? नो सर। आगे बढ़े। नो सर। यस सर। तो देखो ये है फाइनेंशियल सर्विसेज में एग्जाम्पल। अगर हम डिटेल में पढ़ें तो फाइनेंशियल सर्विस में लाइक पहला मनी एक्सचेंज। बैंक का मेन काम क्या है? पैसा लेना डिपॉजिटर से और उनको उधार देना। ठीक है। अब मनी एक्सचेंज मतलब आपको पता है एक्सचेंज होता है, डॉलर्स होते हैं, पॉन्ड होते हैं। तो यू कैन कन्वर्ट योर मनी इन द बैंक। आप डॉलर दे के रुपीज ले सकते हो, रुपीज दे के डॉलर ले सकते हो, आप पॉन्ड ले सकते हो। दैट्स कॉल्ड मनी एक्सचेंज सर्विसेज। लॉज, सब कुछ लॉज कंपनीज भी होती हैं जो प्रोवाइड करती हैं। सिमिलर लॉज मतलब कंसल्टेंसी सर्विसेज लॉ के रिगार्डिंग। देन इंश्योरेंस, आजकल बैंक भी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती है, पहले नहीं बेचती थी, अभी बेचती है। पेमेंट्स, पेमेंट गेटवे अवेलेबल करवाती है आपको। स्टैटिस्टिक्स मतलब आपको हेल्प कर सकती है डिफरेंट डिफरेंट आपके प्रोजेक्ट को एनालिसिस करके देने में। स्टॉक एक्सचेंज का रोल निभा सकती है। कस्टमर सर्वे कर सकती है। बैलेंसिंग हो सकता है। बिजनेस को स्टार्टअप करने में हेल्प कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वो सब चेक करना, वो इसके लिए अलग से सर्विसेज होती है। सोशल नेटवर्किंग, बैंकिंग सर्विस तो है ही। इंटरनेशनल बिजनेस में, बिजनेस प्लान में, ऑफिशियल ऑफिस वर्क और अकाउंटिंग।